Hello everyone, my name is Komal. Welcome to CAMS Club. In this video we are going to start second order reaction. इससे पहले हमने कर लिया है कंप्लीट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए विद न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया था. अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, रिएक्शन कंसिडर करते हैं इन विच ए चेंजेस टू बी, जिसमें ए जो है वो बी में चेंज हो रहा है. आपने कहा इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मीन्स इनिशियली बात कर रहे हैं. आपके पास ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी नॉट. ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी नॉट. और उस टाइम पे बी कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हुआ है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है. एट टाइम टी पर क्या हुआ, ए की कॉन्सेंट्रेशन हो गई सी टी और बी की कॉन्सेंट्रेशन हो गई बी टी. अब देखो हम क्या कहते थे, एक्स अमाउंट ए का ख़त्म हुआ तो एक्स ही अमाउंट बी का प्रोड्यूस हो गया. इसका मतलब अगर एक्स अमाउंट ए का ख़त्म हुआ है तो बचा कितना, इनिशियल में से माइनस करो, सी नॉट माइनस एक्स. वो किसके इक्वल है, सी टी के इक्वल है. यहाँ लिख दो सी टी के इक्वल है, ठीक है. और यहाँ कितना प्रोड्यूस हुआ, एक्स अमाउंट विच इज़ इक्वल्स टू बी टी. इतना क्लियर हुआ. अब लगाओ डिफरेंशियल रेट, एक लो लगाओ, डिफरेंशियल रेट लो लगाओ. ऐसे ही निकाला था हमने पहले भी, डिफरेंशियल रेट लो लगाइए तो क्या निकला, माइनस डी ए अपॉन डी टी. ऐसे लिखते हैं रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, या फिर क्या लिख सकते हैं माइनस डी सी अपॉन डी टी. एक ही बात हो गई, इसको फर्स्ट मान लिया. अब रेट लो लगाओ. रेट लो से आप क्या लिखते हो, रेट इक्वल्स टू के ए कॉन्सेंट्रेशन उसका ऑर्डर विच इज़ इक्वल्स टू 2, या फिर आप क्या लिखोगे के सी कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर 2. वही है, यहाँ पर ए रिएक्टेंट था तो उसके लिए लिख दिया. जनरली के सी लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, किसी भी फॉर्म में निकाल लो. दोनों को इक्वेट करा, माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आया, के सी स्क्वायर ऑर्डर 2. इसको रीअरेंज करो, माइनस डी सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी. रीअरेंज कर दिया. डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करना होता है तो क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन. तो अब यहाँ पर आप अप्लाई करो इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ठीक है. माइनस बाहर रखो, इंटीग्रेशन डी सी अपॉन सी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, सी नोट से सी टी तक इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेकर टी तक. इतना क्लियर. अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. ये इंटीग्रेशन होता है. जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा, जो मेडिकल वाले हैं वो भी ध्यान से देखें कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं. अब नेगेटिव बाहर लिया, नेगेटिव बाहर लिया आपने, ये इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ c-2. ऊपर चला गया डी सी, यहाँ क्या है सी नॉट से लेकर सी टी तक इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेकर टी तक. अब सॉल्व करो, माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ c-2 एक्स की पावर -2+1 बाय में -2+1. तो लिखो c की पावर -2+1 बाय -2+1 कहाँ से कहाँ तक, सी नोट से लेकर सी टी तक इक्वल्स टू के टी -0. इतना क्लियर. अब देखिए माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, यहाँ पे क्या आया, नीचे -1 ही बचा है. ये क्या बचा है, सी की पावर -1. क्लियर. सी नोट से लेकर सी टी तक ये क्या हुआ, के टी. इतना क्लियर हुआ. माइनस से माइनस खत्म हुआ, 1/c है, ये क्या हुआ, सी इनवर्स था, 1/c लिख दिया, सी नोट से लेकर सी टी तक. अब क्या है यहाँ के टी, ठीक है. ओपन करो इस चीज़ को, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, देखो क्या बचेगा, 1/ct माइनस 1/c नॉट इक्वल्स टू के टी. यही बचा, 1/ct माइनस 1/c नॉट इक्वल्स टू के टी. के की फॉर्म में, टी की फॉर्म में, किसी भी टर्म में आप लिख सकते हो 1/ct माइनस 1/c नॉट. के की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा, 1/t 1/ct माइनस 1/c नॉट. ध्यान रखना, ठीक है ना. सी टी आप सी नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हो. देखो के इक्वल्स टू 1/t, सी टी की जगह ये भी लिख सकते हो 1/c नॉट माइनस एक्स माइनस 1/c नॉट. एक ही बात है, ठीक है ना. वो यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं. सी टी की जगह आप सी नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हो,
ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये कुछ और हो गया, सेम वही है। इतना क्लियर हुआ? फिर से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, एक रिएक्शन ली इन विच ए चेंजेस टू बी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की है C0, बी बना, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बना, इनिशियल अमाउंट 0 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी टाइम टी पे उसकी ए की कॉन्सेंट्रेशन हो गई CT और बी की कॉन्सेंट्रेशन हुई BT। ये कितना बना C0 माइनस एक्स, एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ, एक्स ही प्रोड्यूस हुआ, तो C0 माइनस एक्स वो क्या हुआ एक्स। डिफरेंशियल रेट लॉ लगाया आपने, डिफरेंशियल रेट लॉ लगाने के बाद माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी, रेट लॉ लगाया डी ए स्क्वायर डी के सी स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा लिखा, रीअरेंज करा, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद सॉल्व किया विद द लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया ये इन फॉर्म ऑफ के, इन फॉर्म ऑफ टी, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट हो गया। सी टी क्या था, C0 माइनस एक्स था, तो मैंने वहाँ लिख दिया। तो कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज़ करो, एक ही बात है। इतना क्लियर हुआ? अब स्टार्ट करते हैं हम हाफ लाइफ ऑर्डर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब कैलकुलेट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। देखो, अभी हमने ये डिराइव किया ना, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट। अब यहाँ आपको मैंने ये भी बताया कि सी टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सी नोट माइनस एक्स, क्योंकि वही तो लिखा था हमने। ठीक है, तो एक चीज़ और बता देती हूँ कि कई बार बुक्स में उस तरीके से मेंशन होता है, तो उसी टर्म को रीअरेंज किया है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है वो। ठीक है, के की फॉर्म में लिख रहे थे ना, तो 1 अपॉन टी 1 अपॉन सी नोट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन सी नोट। कई बार इस तरह से भी लिखा है, इस तरह से भी लिखा होता है। ठीक है, और एक मैंने आपको वैसे भी लिखना बताया था कि ये टी नीचे ले जाओ, नहीं तो 1 अपॉन टी सी नोट माइनस एक्स, इसको यहाँ से टी नीचे ले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से भी एक ही बात है, इस तरह से भी लिखा होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट, सी टी की जगह सी नोट माइनस एक्स लिख दो। और कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि इसको आप नीचे एलसीएम ले लो ना, जैसे आपने एलसीएम लिया तो सी नोट बचा, सी नोट माइनस एक्स हुआ यहाँ पे, और यहाँ क्या हुआ, सी नोट माइनस सी नोट, बाहर माइनस आना तो प्लस हो गया, यहाँ पे एक्स, एलसीएम लेना तो आया ना, ऊपर यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन सी नोट माइनस एक्स। इस तरह से भी लिखा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से भी लिखा होता है, तो एक ही बात है, वो टर्म को रीअरेंज कर रखा है बस उसने। ठीक है, रीअरेंज करते जो आपके पास फॉर्मूला वही है, बस वो रीअरेंज करते गया और बनता गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये बात? अब देखो, हमारा क्या टाइम है हाफ लाइफ पीरियड निकालने का। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मैंने आपको क्या कहा था, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, टी हाफ का मीनिंग होता है वो टाइम जिस पर सी टी क्या हो जाए, सी नोट बाई 2 हो जाए। ठीक है, तो आप लिखो ज़रा, के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट। वो टाइम, इस टाइम को टी हाफ कहा जाएगा जिस टाइम पे सी टी क्या हो जाए, सी नोट बाई 2 हो जाए, मीन्स हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ बिन रिएक्टेड। तो देखना, के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, सी टी की जगह लिखो सी नोट बाई 2, सी नोट बाई 2 माइनस 1 अपॉन सी नोट, इस 2 को ऊपर लेकर जाए तो के इक्वल्स टू क्या बना, 1 अपॉन टी 2 अपॉन सी नोट माइनस 1 अपॉन सी नोट। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे फिर से, 1 अपॉन टी सी नोट नीचे 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी सी नोट बचा, ऊपर तो 1 ही है, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो हाँ, टी की जगह टी हाफ लिखो। ठीक है, टी की जगह आप क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ लिखोगे तो बेसिकली क्या बन गया, टी हाफ ऊपर लेके जाइए, या आप स्टार्टिंग से आपको ऊपर रखना चाहिए था, टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 1 अपॉन सी नोट के, 1 अपॉन सी नोट के। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से आप ऊपर रखिए जैसे हमने रखा, मतलब कि यहाँ से ही आप ऊपर रखो के को। ठीक है, मैं के की फॉर्म में लिख रही थी ना, तो यहाँ से आपने 1 अपॉन के हो गया, यहाँ से ही आपने रखा, इसी तरह से ये टी हाफ है, ये 1 अपॉन के हो गया। क्लियर हो गया इतनी टर्म्स? यहाँ पे भी आप लिखा आपने टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के। क्लियर?
तो यहाँ से आपके पास टर्म निकल आई टी हाफ इज इक्वल टू सी1/c0 के। ठीक है, मैं वहीं से के की फॉर्म में लिख रही थी तो मैं के की फॉर्म में चलती गई। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k/c0। इतना क्लियर हो गया। ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला कैसे किया हमने, वो टाइम जिस पे सी टी क्या हो जाए c0/2 हो जाए, तो टी ऊपर लेके चले गए 1/k हो गया, टी की जगह टी हाफ है, यहाँ पे अपने अप्लाई किया, सी टी क्या हुआ c0/2 हो गया, तो टी हाफ की फॉर्म में हमने इक्वेशन बनानी है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k/c0 हो गया। इतना क्लियर हुआ। आप देखो जरा हमने क्या निकाला था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या निकाला था, टी हाफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने निकाला था टी हाफ इक्वल्स टू c0/2k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने निकाला था 0.693/k। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, मतलब कि टी हाफ क्या था, इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टी हाफ, और यहाँ पर क्या था, इंडिपेंडेंट था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर। और यहाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या कैलकुलेट किया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कहा टी हाफ इज इक्वल टू 1/k/c0 हुआ। इतना क्लियर। मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो है c0 की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ c0 की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर हुआ। यहाँ हमने टी हाफ की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा, तो कोई बात नहीं, 1/k नीचे ले आए, टी हाफ ऊपर लेकर चले गए, टी हाफ की फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन निकाला। मीन्स क्या था, सी टी क्या हो गया, c0/2 हो गया। ये हमने सारे के सारे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने फार्मूलाज लिखे हैं, जो मॉडिफाई करके रीअरेंज करके अलग अलग तरीके से बुक्स में लिखे होते हैं। तो एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया, फॉर्मूला वही है, उसको रीअरेंज कर रखा है, फॉर्मूला एक ही है। इतना क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जिस तरह से हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन बनाया, अब थर्ड ऑर्डर के लिए करते हैं। क्या कहा, ए है रिएक्टेंट जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह से हमने किया। फिर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमने क्या कहा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, c0 है, इसकी कुछ भी नहीं होगी, 0 हो गई स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन। एट टाइम t इक्वल्स पे क्या हुआ, इसकी t पे इसकी ये ct के इक्वल हुआ, ये bt के, ct इक्वल टू c0 माइनस x, bt इक्वल्स टू x। तो आपने डिफरेंशियल रेट लॉ लगाया, यहाँ पर डिफरेंशियल रेट लॉ लगाया। जब आपने डिफरेंशियल रेट लॉ लगाया तो आपसे क्या आया, ये क्या लिखा, रेट इक्वल्स टू माइनस dA/dt, या फिर क्या लिखेंगे, माइनस dC/dt। एक ही बात हुआ। आपने रेट लॉ से लिखा, रेट लॉ से क्या लिखा, रेट इक्वल्स टू KA⁴n ऑर्डर 3 लिख दीजिए, या फिर KC कॉन्सेंट्रेशन 3। अब क्या करते हैं, दोनों ही रेट के एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वल रखा, तो यहाँ क्या हुआ, माइनस dC/dt इक्वल्स टू KC⁴ अब इसको आप क्या करें, रीअरेंज करें, dC/C⁴ इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस ऑफ kdt, C कॉन्सेंट्रेशन था ना, ठीक है। अब क्या है, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करो दोनों साइड पे, सेम उसी तरह से प्रोसीजर है। इंटीग्रेशन अप्लाई किया, लिमिट c0 से लेकर ct तक, dC/C⁴ c0 से लेकर ct तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक dt। ये क्या बना, आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इतना ही था ना। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, c⁻³ dc c0 से लेकर ct तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ k dt था 0 से लेकर t तक। अब ये क्या आया, c⁻³ डिवाइडेड बाय -3+1 इंटीग्रेशन c0 से लेकर ct तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, यहाँ क्या आया t, लिमिट 0 से t तक। फिर क्या आया, आप देखो माइनस यहाँ है बाहर, देखो माइनस नीचे क्या बचेगा, c⁻² डिवाइडेड बाय -2 c0 से लेकर ct इक्वल्स टू माइनस ऑफ k t-0। तो इधर क्या बचा, -1/2 कॉमन ले ले बार, c⁻² 1/c² हो गया,
सी नॉट से सी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, माइनस से माइनस गया, 1/2 है, लिमिट्स ओपन करो, 1/2 1/ct² माइनस 1/c0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, के टी। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सप्रेशन बना दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो के क्या निकला, 1/2t 1/ct² माइनस 1/c0 स्क्वायर। सी टी को आप क्या लिख सकते हैं, c0 माइनस एक्स, आपको पहले भी बताया था, उस तरह से भी लिख सकते हो आप। तो देखो क्या बना, k इक्वल्स टू 1/2t, सी टी की जगह 1/c0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/c0 का स्क्वायर। ये भी ये भी एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, बस आपने सी टी की जगह क्या लिख दिया, c0 माइनस एक्स। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम यहाँ से 1/ct² वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमारा ये निकला था ना, यहाँ से देखो मैं क्या लिख रही हूँ, 1/ct² माइनस 1/c0 इक्वल्स टू 2kt। तो मैंने लिख दिया 1/ct² इक्वल्स टू 2kt प्लस 1/c0। ठीक है, y एक्सिस इक्वल्स टू mx प्लस सी, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे 1/ct², एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया t। ग्राफ प्लॉट करो, क्या आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर, इतना। स्लोप क्या आया हमारा m, और c क्या है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या आया 1/c0²। इतना क्लियर हुआ। और 2k आपका क्या हुआ, स्लोप क्या हुआ 2k। इतना क्लियर। तो आपका ये यहाँ इंटरसेप्ट क्या आया 1/c0² और आपका स्लोप क्या है, आपका स्लोप है आपका 2k। ठीक है, इतना 1/ct² वर्सेस t आपने ग्राफ प्लॉट करा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। चलिए अब हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए हमने एक्सप्रेशन क्या बनाया था, एक्सप्रेशन क्या था, k इज इक्वल्स टू 1/2t, फिर हमने क्या लिखा है 1/ct² माइनस 1/c0²। ठीक है, अब t हमें, आपको पता है t इज इक्वल्स टू टी हाफ पे सी टी इज इक्वल्स टू c0/2 होता है, अभी हमने सब किया ही है। ऊपर लेके जाती हूँ, t इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्सप्रेशन ये बना 1/ct² माइनस 1/c0 का स्क्वायर। t इज इक्वल्स टू टी हाफ पे क्या हो गया, सी टी इक्वल्स टू क्या हुआ c0 डिवाइडेड बाय 2। तो t की जगह आप क्या लिखेंगे, टी हाफ 1/2 के, सी टी की जगह आपने क्या लिखा c0 बाय में 2 इसका स्क्वायर माइनस 1/c0²। तो टी हाफ क्या हुआ आपके पास 1/2 के, यहाँ क्या आया ऊपर 4c0² माइनस 1/c0²। तो टी हाफ यहाँ से क्या आया आपका 1/2 के, यहाँ पे क्या आया 3/c0²। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया टी हाफ का, टी हाफ इक्वल्स टू 3/2 के c0², 3/2 के c0²। ये आपने हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर लिया है सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। इतना हुआ, अब तो क्लियर हो रहा है ना। ज़ीरो के लिए हम कर चुके हैं, सेम टू सेम हमने फर्स्ट के लिए किया, सेकंड के लिए किया, थर्ड के लिए किया। अब हम करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। जिस तरह से हम ये अभी हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाला, उसी तरह से अब हम nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेम प्रोसीजर है, सेम उसी तरह से वही चीज़ a चेंजेस टू b, जिसमें a क्या है b में चेंज हो रहा है। इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है c0 है, ये क्या है 0 है। टाइम t इक्वल्स टू t पे क्या हो गया ct हो गया, और विच इज़ इक्वल्स टू क्या है c0 माइनस एक्स। बहुत बार डिस्कस किया हमने, ये bt कॉन्सेंट्रेशन है जो कि इक्वल है x के। अब डिफरेंशियल रेट लो लगाओगे आप, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से लिखेंगे तो क्या बनेगा माइनस डी ए अपॉन रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, या फिर क्या लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस डी सी अपॉन डी टी। सेम ही बात है, आपने रेट लॉ लगाया,
इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया आपने, रेट लो लगाया तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ऑर्डर लिखते हैं, nth ऑर्डर के लिए कर रहे हो तो क्या लिखोगे n, जीरो के लिए क्या लिखा था जीरो, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, nth ऑर्डर के लिए n लिखा। इतना क्लियर हुआ। nth ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे आप, n लिखेंगे। दोनों ही रेट के इक्वेशन है, दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दो, तो क्या बनेगा माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के सी एन। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो माइनस डी सी अपॉन सी की पावर एन इक्वल्स टू के डी टी। उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन अप्लाई किया आपने यहाँ पर लोअर लिमिट सी नोट से लेकर सी टी तक, माइनस बाहर डी सी अपॉन सी की पावर एन, सी नोट से सी टी इक्वल्स टू के डी टी, ज़ीरो से लेकर टी तक। सेम वही प्रोसीजर अब आपको याद हो जाना चाहिए हम कैसे कर रहे हैं। अब क्या है, आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, सी की पावर माइनस ऑफ एन डी सी, सी नोट से लेकर सी टी तक इक्वल्स टू के, वही ज़ीरो से लेकर टी तक। अब आपको ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ, अभी बताया था लास्ट में, x की पावर n dx क्या होता है, क्या होता है n+1, क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, c की पावर n माइनस n है, तो मतलब क्या हुआ, c की पावर -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1। कहाँ से कहाँ तक, बाहर माइनस का साइन था, स्किप नहीं करना। ठीक है, अब क्या है, यहाँ सी नोट से लेकर सी टी तक इक्वल्स टू के टी हो गया, ज़ीरो से लेकर टी तक, बाहर माइनस का साइन रखा है। ठीक है, तो माइनस का साइन बाहर है, ये क्या हुआ, सी की पावर -n+1, आप इसको 1 - n लिख दो। ठीक है, आप चाहो तो माइनस, यहाँ से आपने 1 - n है, आपने कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ क्या हुआ, सी नोट हुआ, ये सी टी हुआ, यहाँ से आपने क्या किया, के टी -0 कर दिया। इतना क्लियर हुआ। यहाँ क्या मिला आपको, के टी मिला। इतना क्लियर है। ये माइनस का साइन है, इसको चेंज कर दो। क्या करोगे, यहाँ करते हैं, देखो नेगेटिव को बाहर ख़त्म करते हैं, ये सी है, ये -n+1 है, यहाँ पर क्या है, इसको बाहर माइनस था ना, हमने क्या करा, इसको माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा n-1, बाहर माइनस हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ लिमिट्स थी हमारी सी नोट से लेकर सी टी तक, और राइट साइड में क्या हो गया, के टी। इतना क्लियर है। अब देखो 1/n-1 बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। ये ऊपर c की पर -n+1 है। ठीक है, तो आप इसको अब ऐसे अगर इसको इन्वर्ट कर रहे हैं, देखो क्या बना, ये 1/c n-1 ठीक हो गया। रिवर्स ही तो करा, इन्वर्स कर दिया ना उसका, तो क्या बना यहाँ पे, सी नोट से लेकर सी टी तक, विच इज इक्वल्स टू के टी। अब क्या है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, अब और कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/n-1 1/c t n-1 माइनस 1/c नोट n-1 इक्वल्स टू क्या आया, के टी। मीनिंग क्या हुआ, रिलेशन क्या आया, के टी इक्वल्स टू 1/n-1 1/c t n-1 माइनस 1/c नोट n-1। मीन्स nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो रिलेशन है वो ये है। क्लियर हुआ। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है रिलेशन, इस तरह से। फिर से वही इक्वेशन nth ऑर्डर के लिए लगाया, दोनों को रीअरेंज करा, रीअरेंज करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी लिखा है x की पावर n+1 बाय में n+1, हमने यहाँ सॉल्व किया, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते, कॉमन लिया तो 1 - n हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, n-1 हो गया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मैंने डायरेक्टली कर दिया। उसके बाद क्या है, c की पावर -n+1, मैं इन्वर्स लेना चाहूँ तो क्या हो गया, इन्वर्स लिया तो n-1 है, इन्वर्स कर दिया, नेगेटिव कॉमन लेके इन्वर्स किया। ठीक है, n-1 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करी, 1/c t n-1 माइनस 1/c नोट n-1, बाहर n-1 रखा ही था, इक्वल्स टू में क्या हो गया, के टी हो गया। अब इसी तरह से जैसे हमने हर किसी के ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन करने के बाद हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट किया है, अब nth ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। देखिए
देखिए अब हमने ये हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फिर वही बात, ये अभी हमने डिराइव किया, हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। जब हमारा ct क्या होगा, c नॉट बाय में 2 होगा। अप्लाई करो यहाँ पे, t की फॉर्म्स में रखते हैं t हाफ, तो 1/k n-1 नीचे ले आई। यहाँ पे क्या है, ct की जगह आपने क्या लिखा, c नॉट बाय में 2, यहाँ क्या है n-1 माइनस 1/c नॉट n-1, ठीक है। अब देखिए 2 को ऊपर लेके चले जाएं, t हाफ इज इक्वल्स टू 1/k n-1, यहाँ पे क्या है 2 ऊपर लेके गई, 2 की पावर n-1 बाय में c नॉट की पावर n-1, अलग अलग कर दिया पावर को, 1/c नॉट n-1। क्लियर, एलसीएम लो, t हाफ इज इक्वल्स टू 1/k n-1, यहाँ से क्या आया c नॉट n-1, ठीक है। 2 की पावर n-1 -1, ये पावर में था, सही से लिखो इसको, पावर में है ये, 2 की पावर n-1 बाहर है, फिर क्या आया n-1, ठीक है, -1। अब यहाँ से क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, क्या है देखो, t हाफ इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 -1 बाय में k c नॉट की पावर n-1 n-1, ये है जो हमें मेन ध्यान रखना है। और इसमें भी आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर n-1। इतना क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ तक आपको क्या सिर्फ यही ध्यान रखना है कि टी हाफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर n-1। इतना क्लियर हुआ? अब यही ध्यान रखना है बस। टी हाफ आपका क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 के लिए क्या था, सी नोट अपॉन 2k। फिर क्या था, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 के लिए 0.693 अपॉन k। टी हाफ आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, 1 अपॉन के ए नॉट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, के सी नॉट। टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के होता है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के सी नॉट के। ठीक है, सी नॉट के। इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। ये हमने nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लिया है, आपको ध्यान रखना है। एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए अब उसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन equal to 60% of the reaction get completed in 300 seconds. How much time taken will be in 20% completion of the reaction. सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने क्या किया था, K इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट। ठीक है, उसके बाद एक बार उसको ओपन करो, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। 1 अपॉन टी, सी टी की जगह क्या लिखा था, 1 अपॉन सी नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन सी नॉट। के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, कितना है ऊपर किया आपने, सी नॉट माइनस सी नॉट प्लस एक्स, नीचे क्या आया सी नॉट और सी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी हमने पहले आपको बताया है, एक्स अपॉन सी नॉट माइनस एक्स। इतना हो गया। अब देखो ये मैंने आपको फिर से बता दिया। अब क्या है क्वेश्चन, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, आपको ये समझना है। उसने बोला 60% ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 60% कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने पहले किया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 60% कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी किया था सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो हमने क्या कहा था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 60% कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए क्या हुआ, एक्स कितना हुआ 60%, 60 बाय में 100, दैट मीन 0.6 किसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 60% कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो आप इसको ऐसा भी, आप इसको इस तरह भी सपोज कर सकते हो, सपोज आपके पास इनिशियली, सपोज आपके पास सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1, ठीक है, 1 का 60% कंप्लीट हो गया, मतलब x कितना है 0.6%। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सी नॉट इनिशियली आपने सपोज कर दिया 1 का 60% कंप्लीट हुआ, दैट मीन 0.6 हुआ आपका x। अब आप रखना ज़रा,
k इक्वल्स टू 1/t। 60% के लिए टाइम कितना दिया है? 3000 सेकेंड्स। ठीक है, 3000 सेकेंड्स। यहाँ पे क्या आएगा? x कितना है? 0.6 डिवाइडेड बाय c नॉट विच इज़ 1। हमने 1 माना इनिशियली, सपोज 1 है वो, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये 1 माइनस 0.6। अब देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है? k इक्वल्स टू 1/3000। यहाँ क्या है? 0.6। 1 माइनस 0.6 क्या हुआ? 0.4। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया 60% के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से उसने बोला कि कितना टाइम लगेगा 20% कंप्लीशन होने में। तो आप देखो k 20% के लिए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए 1/t आपको निकालना है 20% मीन्स, फिर वही कर दूँ, 20% का मीनिंग क्या है? 20 बाय में 100, दैट मीन्स कितना हुआ? 0.2। इनिशियली आपका 1 था तो 0.2, ये क्या है? 1 माइनस 0.2 कितना हुआ? ये 1/t आपको कैलकुलेट करना है। कि 20% है, यहाँ से क्या हुआ? 0.2 बाय में 0.8। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई इसके लिए। अब आपने क्या करना है, कुछ दोनों को में से अब इक्वल रखो और यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि बेसिकली आपको 20% के लिए t चाहिए ना, तो आप t की वैल्यू कैलकुलेट करो। दोनों को इक्वल रखते हैं। देखो 1/3000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल्स टू 1/2, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया आपने? 1/3000 इसको मैं 6/4 लिखूँ इक्वल्स टू 1/t, इसको 2/8 लिखें, 2/8 लिख दिया। कैंसिल आउट करो, 4 कटा, ऊपर लेके जाओ 1/3000 इंटू 6 बाय में 4 इंटू में 4, ऊपर लेके गए। यहाँ 1/t बचा हुआ है, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, इसको कट करते हैं, 3 2 जा। ठीक है, 2 की टेबल पे गया 500, तो 1/500 इक्वल्स टू 1/t, दैट मीन्स t इक्वल टू 500। आपके पास t कितना आ गया? 500 आ गया। इतना क्लियर हुआ? सेकेंड्स में है तो आपका सेकेंड में ही आंसर आएगा, 500 सेकेंड्स। ठीक है, क्या करना था आपने? देखो मेन बात समझने की सिर्फ इतनी थी। 60% का मीनिंग क्या है? 60%, 60/100 दैट मीन 0.6। ठीक है, तो इनिशियली हमारा अगर 1 था, 60% कंप्लीट हो गया तो c नॉट माइनस एक्स जो रिमेनिंग होता है, 1 माइनस 0.6 कितना हुआ? 0.4। तो वही हमने फॉर्मूला में लिखा है। ठीक है, उसी तरह से हमने फॉर्मूला में रखा, फिर 20% के लिए रखा। इनिशियली हमने सपोज 1 मान लिया और इसी तरह से 20% के लिए रखा, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए थी। फिर हमने t की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, आंसर आ गया 500 सेकेंड्स। इतना क्लियर हुआ? एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। क्वेश्चन देखो, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्स 70 मिनट्स to change in concentration of reactant from 0.08 मोलर to 0.01 मोलर। मतलब कि इनिशियली आपको इतनी दी है, हो इतनी गई। ठीक है, C नॉट ये है, CT ये है, टाइम आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है, टाइम ही निकालना है। पर उसने ये कहा है कि जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.04 मोलर हो जाए तब टाइम निकालना है। दैट मीन्स देखो क्या होगा, पहले तो हम इक्वेशन लगाते हैं, K इज इक्वल्स टू 1/T 1/CT माइनस 1/C नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट कितनी है? 0.08 मोलर। CT कितनी है? 0.01 मोलर। टाइम कितना है? 70 मिनट्स। अब यहाँ पुट करते हैं, K निकालते हैं। ठीक है, 1/70 मिनट, ये कितना है? 1/0.01 मोलर माइनस 1/0.08 मोलर। ठीक है, यहाँ से निकालो, K इक्वल टू 1/70 मिनट्स है। ठीक हो गया, यहाँ पे मिनट्स यहाँ पे क्या हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 1 मोलर लिख दूँ नीचे। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 1 मोलर माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8। इतना क्लियर हुआ? एलसीएम लेते हैं, K इज इक्वल्स टू 1/70, नीचे क्या आया? 800 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8। एलसीएम लिया, K की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 1/70 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 8, मतलब यहाँ से गया 10। K इक्वल्स टू क्या आया? 10/8। ठीक है,
मिनट था, मिनट इनवर्स में आ गया आपके पास के की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन में भी 7 है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट 7 लगेगी। देखो आगे क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कि मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। यूनिट में क्या हुआ, मोलर इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है टी, ठीक है। क्या है आपके पास, तब उसने बोला है तब टाइम निकालो जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 0.04 मोलर हो गई है। दैट मीन्स आपके पास ये देखो T इज इक्वल टू 1/K, फॉर्मूला वही लगाना है सेकेंड ऑर्डर का, Ct माइनस C0। C0 तो वही रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास C0 0.08 ही रहेगी। 1/K कितना निकला है, 10/8। क्लियर। Ct कितना है 0.04 मोलर, क्योंकि उसने कहा है अब 0.04 हो गया है, इनिशियली कितना था 0.08। उसके ऊपर टाइम पूछा है, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.04 मोलर हो गई है तब टाइम निकालना है। तो T इक्वल्स टू क्या हुआ 8/10 पर गए, यहाँ क्या हुआ 100 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 100/8, एलसीएम लेते हैं। T इज इक्वल्स टू 8/10, यहाँ क्या आया 8, दैट मीन्स 200 माइनस 100, T कितना आया देखिए, T इक्वल्स टू 8/10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, 8 से 8 कैंसिल, 1 0 गई। T किस में आया 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स आपका क्या आया, मिनट्स में था ना हमारा, हाँ 10 मिनट्स। हमारा T कितना आया 10 मिनट्स, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी 0.04 मोलर थी। क्वेश्चन दोबारा से सुनो, उसने कहा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली थी 0.08, डिक्रीज हो गई, उसने बोला 0.01 हो गई, इनिशियली C0 है, Ct है, आपने फाइंड आउट करा K को आपने फिर से इसी इक्वेशन में लगाया, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में आपके पास बोल दिया Ct कितना हो गया 0.04 मोलर, इनिशियल आपके पास 0.08 ही है, ठीक है, इनिशियली 0.08 ही है, तब आपको टाइम निकालना है, तो आपने टाइम कैलकुलेट करके निकाला 10 मिनट्स आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आया इतना, यूनिट्स ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the notifications for the upcoming videos, और कोई भी query हो तो you can ask me in the comment section. Thank you and thanks a lot.